पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है और तकरीबन हर पाकिस्तान इंटरेस्टेड है जानने के लिए। पहले तो ये कि पाकिस्तान का जो नया आर्मी चीफ है वो किस पार्टी से होगा। वो बकौल अनवर मकसूद साहब के जी हमारे यहाँ जर्नलों पे भी इलेक्शन होते हैं कि कौन सी पार्टी को उससे होगा, आर्मी चीफ बनने के बाद कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये खबर मैं आपको लास्ट में दूंगा, लेकिन इससे पहले जो मैं खबर दूंगा कि नए आर्मी चीफ के आने से कौन कौन से बिजनेस जो आर्मी के हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपको पता है कि हमारी जो आर्मी है वो जंग वंग में तो कोई इतनी खास है नहीं, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है उनका, ट्रैक रिकॉर्ड। लेकिन ये है कि बिजनेस के अंदर वो काफी जो है उनका रिकॉर्ड मौजूद है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि कौन कौन से बिजनेस जो हैं आर्मी के वो बंद हो जाएंगे। तो जी जितने भी डीएचएस हैं ये सारे के सारे सिविल गवर्नमेंट के हवाले कर दिए जाएंगे। तमाम के तमाम डीएचए, चाहे वो कराची, लाहौर, चांद के ऊपर भी कोई डीएचए बना हुआ है तो वो उठाकर हम दे देंगे सिविल गवर्नमेंट को कि सिविल गवर्नमेंट उनके इंतजाम करें, उससे कमाई आने वाली भी जो टैक्स का हमारा वो पूल है उसके अंदर जाके शामिल हो जाए, बजाय इन जनरलों के घर जाने के। दूसरा, जो इनकी तमाम फैक्ट्रीज हैं, फौजी फर्टिलाइजर है, फौजी फूड है, एनएलसी है, एफएडब्ल्यू है, वो जो जितनी भी हैं वो सारे के सारे, क्योंकि कमर्शियल इदारे हैं तो प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे, बेचेंगे और उससे जो पैसे आएंगे, ठीक है, तो वो हमारे कर्ज उतारने में काम आएंगे। तो इसके बाद 1947 से लेकर अब तक जिस जिस फौजी को कोई जमीन अलॉट हुई है या उसने औने पौने खरीदी है या उसने उस पर कब्जा किया है, ठीक है, वो सब की सब जो है हुकूमत वापस लेगी। यानी कि आपने एक सर्विस की, उसमें आपका प्रोविडेंट फंड होता है या ग्रेजुएटी होती है और थोड़े बहुत और जो है ना वो आपके चीजें वीजें मिल जाती हैं आपको। सही है, ये जमीनों वाला कुछ अजीब सा ही सीन है। तो इसलिए जो नया आर्मी चीफ के आने के बाद से ये जितनी भी अब तक फौजियों को जब जमीनें जो अलॉट हुई हैं वो सारी की सारी वापस हो जाएंगी। अच्छा, जो रिटायर्ड या जो हाजिर सर्विस लोग डबल डबल नौकरियां कर रहे हैं, कि जो प्राइवेट इदारे हैं उनके भी वो कमर्शियल इदारों के भी वो चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, तो वो सारे अपने अपने घर जाएंगे। जैसे वो अरशद अरशद मलिक है, यहाँ ये स्टील मिल का कोई ब्रिगेडियर बैठा हुआ है, नेमडा में एक बैठा हुआ है, वापडा में बैठे हुए हैं, तो ये सारे अपने अपने घर जाएंगे कि और इसमें मेरिट पे नए लोग आएंगे, मेरिट पे सिविलियन आएंगे। हाँ, ये भी मेरिट पे पूरे उतरते हैं तो ये वापस आ सकेंगे, लेकिन मेरिट पे रेलेवेंट बैकग्राउंड के लोग वापस आएंगे। फिर जो निजी इदारे हैं, आपने देखा होगा कि जी वो लेफ्टिनेंट चाहिए, कर्नल चाहिए, निजी इदारों के अंदर भी ये टैक्स बचाने के लिए बेसिकली उन्होंने ये थोड़ा चीख चूक अच्छा देते हैं गार्ड्स पर और इधर उधर के लोगों पर, तो इसलिए इनको रखते हैं। तो ये भी सारे खत्म हो जाएंगे और मेरिट के ऊपर होगा। इस तरह का कोई कैड आपको नए आर्मी चीफ के आने के बाद नजर नहीं आएगा कि जी हमें रिटायर कर्नल चाहिए या रिटायर जज चाहिए या रिटायर सिविल सर्विस वाला चाहिए, ठीक है, तो ये नजर नहीं आएगा। मेरिट के ऊपर पोजीशन होगी, अगर आप भी इस पे पूरे उतरते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी तमाम कैंट एरियाज हैं जो शहरों के अंदर हैं, मरी जैसे टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर हैं, नूर महल जैसी तारीखी इमारतों के अंदर हैं, उन सब को हटाकर जहां पर उनकी जेन्युइन फिजिबिलिटी बनती है उनको होना चाहिए, वहां पे मुंतकिल कर दी जाएंगे। इसके बाद जो है तमाम रिटायर्ड फौजियों को जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने से रोक दिया जाएगा। होता क्या है कि एक रिटायर हो गया कोर्समेट, दूसरा कोर्समेट अभी हाजिर सर्विस है, तो वो जो भी टेंडर मिलता है तो रिटायर वाला जो है ना वो उठकर एक कंपनी बना लेता है, वो टेंडर भर देता है, तो उसका कोर्समेट क्योंकि पोजीशन पे बैठा होता है तो वो उनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देता है। तो जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं जो पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के साथ बिजनेस कर रहे हैं उन सबको रोक दिया जाएगा और टेंडर सिर्फ मेरिट पे मिलेंगे, ना कि चाय पिलाकर या कोर्स मोटिवेट होने की हैसियत से। पाकिस्तान में जो अफवाज पाकिस्तान का जो मेंटेनेंस का इदारा है ये कहते हैं कि सबसे करप्ट है। यानी कि थोड़ा सा पेंट भी कुछ 4-4 लाख रुपए में होता है। मतलब 18 रुपए स्क्वायर फीट जो है कमर्शियल बेस पे आपके एक जगह का पेंट करने का खर्चा आता है, ठीक है। तो यहाँ सुना है कि पता नहीं कितने कितने 100 रुपए पर स्क्वायर फीट के लिए जाते हैं। कभी वो किसी के हाथ में कोई बिल शिल अगर लगे तो देखिएगा। तो ये जो मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है ये भी जो सिविलियन के हाथ में दिया जाएगा और सिविल इंजीनियर्स इसको करेंगे। हो सकता है वो कुछ इनोवेशन भी इसके अंदर ले आए क्योंकि वो एक डिफरेंट माइंडसेट से आएंगे। अच्छा, फिर फौज के तमाम अकाउंट्स की बशमूल आईएसआई और जो सवाबदीदी इख्तियार आते हैं, जो सीक्रेट फंड दिए जाते हैं, उन सब को ऑडिट होगा। उसके बाद जो हमने टोटल 3 जंगें लड़ी हैं अभी तक अमेरिका के साथ मिलकर, ठीक है। पहली जंग, 2 जंगों का तो मैं पता है, रशिया के खिलाफ और अफगान के खिलाफ, इसके किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। पहली जंग भी एक सहाफी ने कोट की है, मैं उसको सही तरह वेरीफाई नहीं कर सका।
जो वियतनाम की जंग हुई थी तो उसमें कहते हैं कि मशरकी पाकिस्तान के अड्डे यूज हुए थे, ठीक है। उसमें बांग्लादेश जो है वो हमारा हिस्सा था। तो ये इसका कोई रेफरेंस पॉइंट मेरे पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो अगर यहाँ पर मैं गलत हुआ तो मैं सॉरी कर लूंगा कि वहां पर भी हमारे जर्नैल जो हैं उन्होंने अमेरिकनों को अड्डे दिए थे। तो इसमें भी है कि अमेरिका और दीगर ममालिक ने जितने पैसे इन 3 जंगों के लिए दिए हैं वो सबको ऑडिट होगा, क्योंकि उनके अकाउंट्स कहते हैं कि हमने इतने दिए और हमारे पास जो यहाँ रिसीव हुए हैं वो कम हुए हैं, तो वो थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर कुछ गलत है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स का ऑडिट होगा दोबारा से। लेकिन एक चीज रुकें, ये नया आने वाला आर्मी चीफ ये सारा काम करेगा या कर पाएगा? कैसे, कितनी अथॉरिटी होगी? भाई बकौल रजी रजवान एक साफी है उसके, ये खरबों की दिहाड़ियां लगाने वाले बनते हैं, खरबों की दिहाड़ियां लगाते हैं हमारे जर्नैल। एक बंदे के बदलने से क्या ये सारा कुछ हो जाएगा जो मैंने अभी आपको सब सब बाग दिखाए? क्या वो सारा कुछ हो जाएगा? भाई वो कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो आसिम मुनीर आ जाए, चाहे वो क्या कहते हैं फैज हमीद आ जाए, या कोई भी आ जाए, ठीक है। ये खरबों की दिहाड़ियां वो कभी भी बंद नहीं करवा पाएगा। और ये इसी तरह पाकिस्तान के टैक्स केयर के पैसे शहीदों का नाम ले लेकर, ठीक है, और ISPR के झूठे नगमे बना बनाकर, और हमें छोटे पागल, छोटे सियासतदान है ना, ये छोटे चोर है ना, छोटे चोर दिखा कर ना वो हमें पागल बनाते रहेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरी जो खबर है उससे, कि जो पाकिस्तान का जो नेक्स्ट आर्मी चीफ है वो, उसका ताल्लुक कहाँ से होगा, ठीक है। तो जी नए आर्मी चीफ का ताल्लुक आर्मी से ही होगा, वो भी इसी गंदे सिस्टम की पैदावार होगा, ठीक हो गया। इसी गंदे सिस्टम में उसने सरवाइव किया होगा। उसने कभी स्टाफ कोर्स में जाने के लिए किसी जर्नैल की बीवी के बच्चों को घुमाया शुमाया होगा। उसने कभी मेजर से कर्नैल प्रमोट होने के लिए किसी को केक भेजे होंगे। केक बहुत चलते हैं कंटोनमेंट एरिया के अंदर, आप किसी फौजी से पूछ लीजिएगा। कभी बतौर स्टेशन कमांडर जो मिलिट्री लैंड के अंदर मंडियां वंडियां लगती हैं उनके ठेके दिए होंगे, ठीक है। ये भी किसी आर्मी वाले से पूछिएगा वो आपको बताएगा। इसके अलावा जो चमन बॉर्डर पे सारी स्मगलिंग हो रही होती है, कहीं पे कभी वहां पे तैनात रहा होगा अपने सामने, जो इस तरह ऊँटों के ऊपर माल जा रहा होता है, ये गुजारा होगा उसने। कभी कोस्ट गार्ड में ड्रग डीलर्स के आधे ट्रक पकड़े होंगे, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, आधे ट्रक पकड़े होंगे और उनको आग लगाई होगी। कभी अमेरिका वगैरह में ट्रेनिंग के लिए गया होगा, फिर कुछ प्राइवेट लम्हे किसी कैमरे में कैद हो चुके होंगे, क्योंकि है तो इसी सिस्टम में ना, रहना तो इधर ही है ना। यानी खा पी कर और खिला पिला कर आया होगा, या कम से कम ये सब होते उसने देखा जरूर होगा। चलो मैं मान लेता हूँ कि वो ईमानदार होगा, उसने कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन उसने ये सब कुछ होते हुए देखा तो होगा ना अपनी आंखों से। मतलब अगर मैं एक सिविलियन हूँ, मुझे ये सारी चीजें पता है, आपको पता है, हमें सबको खुले हुए DHA नजर आते हैं, ठीक है। हमें जो मरी और इन एरियाज में रहते हैं, उकाड़ा में खास तौर पर, हमें खुलेआम फौजियों की बदमाशियां नजर आती हैं। उसने ये सब कुछ देखा तो होगा ना, अगर वो ईमानदार भी होगा तो सब कुछ देखा होगा उसने। तो मेरे भाई जो भी आर्मी चीफ आने वाला है वो इन्हीं का पेटी भाई होगा, इन्हीं के कबीले से होगा, और उसके आने से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड अगेन, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक हो गया। सब वैसा का वैसा रहेगा, ये खरबों की दिहाड़ियां लगाते रहेंगे। बस सिर्फ वो कौन बनेगा आर्मी चीफ की जगह पर, इसको भी ये कह देना चाहिए कौन बनेगा अगला खरबपति या खरबपतियों का सरगना, ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।